नमस्कार, मैं स्मरण रोहित शर्मा। आज हम यहाँ पर शिक्षक संघ में मौजूद हैं। यहाँ पर मुचकुंद दुबे जी जो पूर्व आईएएस रहे हैं, उनका देहांत हो गया था, जो शिक्षा की व्यवस्था में, शिक्षा के मामले में काफ़ी सुंदर शानदार तरीके से पहलकदमी उठाया था। बिहार सरकार को भी उन्होंने रिपोर्ट पेश किया था और इन तमाम चीज़ों को लेकर जब उनकी मृत्यु हुई है तो लोग याद कर रहे हैं उनको, उनके कारनामों को याद कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में मेरे साथ हैं पूर्व कांग्रेस नेता मोहम्मद यूनुस के पोते हैं हमारे साथ, और जानते हैं उनसे इस कार्यक्रम के बारे में और क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा उस संदर्भ में। यूनुस जी, आपका समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ मौजूद हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, क्यों मौजूद हैं यहाँ? देखिए, जो मुचकुंद दुबे जी थे, ऐसे तो काफ़ी ईमानदार आईएएस थे और काफ़ी उनका योगदान है बिहार में, और एक अपने आप में अलग शख्सियत थी उनकी। लेकिन मुख्यतः जो उनको याद किया जाता है बिहार के इतिहास में, वो इस आलोक में याद किया जाता है कि जब सामान्य स्कूल शिक्षा प्रणाली की बात बिहार में उठी कि गरीब को, गुरबा को, सारे बिहार के लोगों को एक तरह की स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो समान स्कूली शिक्षा प्रणाली कैसे बनेगी, इसको लेके काफ़ी दिन से चर्चा और मांग चल रही थी। तो जब सरकार ने ये फ़ैसला लिया कि इसके लिए एक आयोग बनाया जाए और जो आयोग इस पे रिपोर्ट तैयार करे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो पूरे बिहार में एक शिक्षाविद की हैसियत से भी और एक ब्यूरोक्रेट के हैसियत से भी जो सबसे सही नाम उस वक्त था वो मुचकुंद दुबे जी का नाम था, और मुचकुंद दुबे जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उस पर काफ़ी दिनों इन्होंने काम किया और अपनी जो भी योगदान था, जो भी रिपोर्ट थी, वो इन्होंने सरकार को दी। और वो रिपोर्ट आप समझिए कि बिहार की समान शिक्षा स्कूल प्रणाली के लिए जब भी कभी भी कोई भी लागू करना चाहे, सरकार ने बाद में मन बदल लिया, उस पर नहीं काम हुआ, लेकिन कोई भी अगर लागू करना चाहे या किसी राज्य में लागू करना चाहे, भारत में कहीं भी, तो वो समझिए कि एक ऐसा योगदान है मुचकुंद दुबे जी का जो हमेशा इस देश की प्रगति के लिए और इस देश के आम लोगों को शिक्षित करने के लिए उस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूसुफ जी, एक चीज़ बताइएगा मुझे, ये जो लालू प्रसाद यादव जब बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक नया प्रयोग किया था, चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट किस तरह से इस कंसेप्ट से अलग है या साथ जुड़ा हुआ, या क्या है उसमें? देखिए, चरवाहा विद्यालय हो चाहे आंगनबाड़ी हो, इस तरह के कंसेप्ट जो बच्चे या जो लोग किसी कारणवश फॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकते हैं, सुबह से शाम तक नहीं रह सकते और नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे लोगों को, अब कोई चरवाहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है अपने जानवर को छोड़ के, तो उसके लिए कर दिया गया। या कोई ज़्यादा उम्र का आदमी है, इसी तरह आंगनवाड़ी की व्यवस्था है। इसी तरह और भी बहुत सारी स्कीम सरकार लाती रहती है कि जो लोग फॉर्मल स्कूल में नहीं जा पाते हैं उनको किसी तरह से शिक्षित कर देने के लिए डिफरेंट स्कीम्स आती हैं। उसमें ही चरवाहा विद्यालय भी एक लालू जी का था, उसका अपना योगदान है, और ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़। उसके बारे में क्या कुछ सोचते थे मुचकुंद दुबे जी? नहीं, उसमें तो मुचकुंद दुबे जी उस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देख रहे थे लालू यादव की पीरियड में, और जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तब ये समान शिक्षा स्कूल प्रणाली का आयोग बना था, और उस वक्त 2006 की ये बात है। वो मुचकुंद दुबे जी उस वक्त अध्यक्ष रहे और उनका जो टर्म था, उन्होंने अपने टर्म में काम किया, अपने योगदान, अपनी रिपोर्टें, अपना जो भी उनका डाटा है वो आज भी मौजूद है, और वो योगदान उन्होंने उस वक्त दिया। एक चीज़ बताइएगा मुझे कि आज जहाँ कुकुरमुत्ते की तरह हर गली नुक्कड़ पर प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, निजी स्कूल खुल रहे हैं, तो ऐसे में सरकारी स्कूल कहाँ टिक पाएगा, कैसे टिक पाएगा? नहीं, सरकारी स्कूल में हमेशा आप जाएंगे तो जो टीचर्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनके पे भी ज़्यादा होती है। दिक्कत ये है कि सरकार की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं ज़िला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पे, स्कूल इंस्पेक्टर हैं, वो चीज़ों को नहीं सही से इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हैं कि लोग जो स्कूल जा रहा है, शिक्षक वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, उस चीज़ के चेक बैलेंस में गड़बड़ है, और वो सिर्फ मैनेजमेंट की बात है। वरना शिक्षक आज सरकारी स्कूल में वहाँ से बहुत अच्छे हैं, बहुत कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम होता है, तब जाके जो है सरकारी स्कूल में शिक्षक बहाल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, हमको समाज में जिस तरह से माहौल बन गया है, हर चीज़ निजीकरण के जाने के लिए, निजी स्कूलों में पढ़ाना, निजी स्कूल में पढ़ाना एक स्टेटस की बात बन गई है, बड़े बड़े लाखों की फीस दी जा रही है उसमें, और ऐसे में निजी स्कूल के समकक्ष सरकारी स्कूल को कैसे टिकाया जा सकता है जब फंडिंग नहीं है? देखिए, केंद्रीय विद्यालय है, इस तरह के जो स्कूल हैं, सैनिक स्कूल है, ये भी तो सरकार के ही स्कूल है ना।
तो उनको मैनेजमेंट देखने वाला सही है, इसलिए वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। जो हमारे बिहार सरकार के प्राइमरी स्कूल हैं या उच्च शिक्षा के स्कूल हैं, अगर उनका भी मैनेजमेंट जहाँ पे सही होगा वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे यहीं पे देख लीजिए पटना में जो कुछ स्कूल हैं इस एरिया में, जैसे मिलर हाई स्कूल है, ठीक है ना, वहाँ ठीक ठाक पढ़ाई होती है। और वही आप किसी गांव के हाई स्कूल में जाइएगा तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही होगी। दोनों हाई स्कूल ही है, दोनों बिहार का ही हाई स्कूल है। एक सिर्फ पटना में चूँकि थोड़ा सा अच्छे एरिया में है, वहाँ पे 4 अधिकारी देखने वाले हैं तो वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। जहाँ पे नहीं देखने वाला है कोई, वहाँ पे नहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे हैं, बस उसके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि वहाँ वो शिक्षक पढ़ाए, अच्छी तरह पढ़ाए, इसको देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ बताइएगा, भारत में 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तौर पर रहे हैं, 15वां साल का टर्म चल रहा है उनका है। वो गुजरात मॉडल को लेकर के जिस को देश में लाए थे, वहाँ पर लगभग 2.5 लाख पूरे भारत में स्कूल को बंद कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं भविष्य सरकारी स्कूलों का? देखिए, ये तो वर्ल्ड बैंक और पूंजीवादी जो संस्थाएं हैं उनकी स्कीम है कि स्कूल को बंद करो और कारखाने खोलो। इस तरह का स्किल, एसी बनाना है, स्कूटर बनाना है, मोटरसाइकिल बनाना है, तो पूरे देश को मैकेनिक बना के रखना है। स्कूल कॉलेज नहीं देना है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं देना है, जिससे उनका बौद्धिक विकास नहीं हो कि भारत का क्या इतिहास रहा, भारत का क्या भूगोल है, भारत में किस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं, उससे कैसे राजनीतिक व्यवस्था को समझ के, सरकार की व्यवस्था को समझ के आम जनता अपनी भलाई का काम कर सकती है। तो आदमी को मैकेनिक, मशीन बनाने का ये काम हो रहा है कि स्किल वर्कर करो। बस 7वीं पास कर गया, 8वीं पास कर गया, न तो वो भी नहीं किया तो स्कूल मोटरसाइकिल बनाना सीख लेगा, पंक्चर बनाना सीख लेगा। काम वो कुछ भी करे, मोटरसाइकिल बनाए, स्कूल बनाए, पंक्चर बनाए, लेकिन भारत की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और यहाँ की जो ऐतिहासिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देश की आम जनता के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसका बौद्धिक विकास ज़रूरी है। उसके लिए इतिहास के क्षेत्र में और लिटरेचर के क्षेत्र में और लैंग्वेज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसकी शिक्षा होना ज़रूरी है। इसलिए हर बच्चा कम से कम 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक पढ़ाई लिखाई करे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको जो काम है वो करे। मुचकुंद दुबे जी ने बिहार में काम किया है और काफ़ी अच्छा रिपोर्ट बना कर दिया है बिहार गवर्नमेंट को, मतलब जो वर्तमान गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को। नीतीश कुमार का कहना है कि हमने शिक्षा पर बहुत बड़ा काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा योगदान जो है उल्लेखनीय रहा है। तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि मुचकुंद दुबे जी के जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट को कितना लागू कर पाई नीतीश कुमार की सरकार? नहीं, नीतीश सरकार ने तो मुचकुंद दुबे के रिपोर्ट को नहीं लागू किया। बिहार में तो समान शिक्षा प्रणाली नहीं लागू हुई। और योगदान है ये कि साइकिल वाइकिल उन्होंने लड़कियों को दे दी है, जिससे लोग स्कूल अटेंड ज़्यादा करने लगे हैं। अटेंडेंस के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि और भी कोई सरकार होती तो करती। उत्तर प्रदेश में भी वो चीज़ हो रही है, दूसरे राज्यों में भी हो रही है कि पहले से अच्छी व्यवस्था हुई है सरकारी स्कूल में, और साइकिल वगैरह देने का जो स्कीम था उससे अटेंडेंस बढ़ा है। लेकिन शिक्षा तो अच्छी नहीं हुई है, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि जो इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स रोज़ खुल रहे हैं वो इसीलिए खुल रहे हैं क्योंकि लोग सरकारी स्कूल की शिक्षा से जो है संतुष्ट नहीं है। इस सरकारी स्कूल में मिड डे मील का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, टीचर्स को ही मिड डे मील भी बांटना है, टीचर्स को ही पढ़ाना भी है, टीचर्स को ही आपको गाय बकरी मनुष्य का गिनती भी करना है, तमाम काम सिखाने के माध्यम का। स्कूल के अंदर की जो कुछ चीज़ें हैं जैसे मिड डे मील वगैरह, वहाँ तक तो चल जाता है। शिक्षकों को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन दूसरे जो काम है जैसे चुनाव का काम उनको दे दिया जाता है, अब वो वोटर लिस्ट बांट रहे हैं, ये सब काम अगर आप शिक्षक से कराएंगे तो शिक्षक का जो एक समाज में महत्व है वो कम होता है। और एक बौद्धिक व्यक्ति होता है एक शिक्षक, तो वो उससे मोरली डिमोरलाइज फील करता है। मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर का जो काम है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कराया जा सकता है, लेकिन स्कूल के जो बाहर के काम है, फील्ड के इस तरह के काम चुनाव से रिलेटेड, वो शिक्षकों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो शिक्षा क्षेत्र में नया प्रयोग कर रहे हैं, नया विकास कर रहे हैं। उनका जो है 95% तक में अच्छा मार्क्स आ रहा है स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूलों में। तो क्या किस रूप में देख पा रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में केजरीवाल का योगदान? ये बात ठीक है कि हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करने के 2-3 क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का अच्छा प्रयास रहा है और उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ लोगों को। यही वजह है कि बार बार उनकी सरकार आती है, लेकिन उसमें और आगे काम करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा ये है कि केजरीवाल सरकार तो खुद डिस्टर्ब रह रही है राजनीतिक कारणों से, जेल भी जाना पड़ता है उनको इस वजह से। तो ये चीज़ लालू सरकार के साथ भी हुई थी कि लालू जी ने भी जब विकास का काम चालू किया तो वो पूरा चारा घोटाले की बात आ गई और ये सब, और फिर जो है वो अंदर बाहर का सिलसिला चल पड़ा।
तो सरकारों को शत्रुता के एतबार से एक दूसरे के साथ नहीं काम करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि हेमंत सोरेन जी भी जेल गए और फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं था तो फिर वो छूट भी गए। तो ठीक है, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन शत्रुता के एतबार से कि हर मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो उससे देश का और राज्यों का विकास बाधित हो रहा है। मेरा एक सवाल रहेगा, पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था की जैसा ही है फिर भी केरल में 100% शिक्षित लोग हैं, बिहार में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। कारण कौन है जिम्मेवार इसके लिए? देखिए, जिम्मेवार कई चीज़ें हैं। साउथ का एक अलग माहौल रहा है, नॉर्थ का एक अलग माहौल रहा है, और बिहार के अलावा भी जो राज्य रहे हैं हिंदी भाषी, उसमें भी शिक्षा का स्तर कुछ उतना अच्छा नहीं रह पाया है। लेकिन ये चीज़ें अब धीरे धीरे पुरानी होती जा रही हैं। अब बर्थ रेट वगैरह भी बहुत कम है, कोई ख़ास आबादी भी नहीं बढ़ रही है शहरों की। तो अब तो सिर्फ ये है कि टीचर भी बिहार जैसे राज्यों में बहुत बहाली हो चुकी है, और ठीक ठाक पढ़े लिखे सब तो बीएड किए हुए ही टीचर सब आ रहे हैं। तो अब तो सिर्फ मैनेजमेंट की बात है कि अगर सरकार अच्छे से उस मैनेजमेंट को देख ले, जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं ज़िला में, ब्लॉक में, कि स्कूल में सही से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, तो बिहार की शिक्षा को आसानी से सुधारा जा सकता है। आज बड़े पैमाने पर भारत के छात्र विदेश की तरफ भाग रहे हैं, जान हथेली पर लेकर। यूक्रेन में आपने देखा किस तरह छात्र वहाँ से जान हथेली पर भागे, वहाँ से रहे। इसमें शिक्षा के अलावा माइंडसेट का भी एक है। बहुत सारे लोग बिहार से दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं, कोई दिल्ली से यूक्रेन भाग जा रहा है, तो एक माइंडसेट भी बना हुआ है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है। हालांकि अगर सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट विद्यालयों की बात की जाए तो जितना यहाँ पे फीस लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स, उससे ज़्यादा ही उनको दूसरे देशों में फ़ीस पड़ती है। तो कुछ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं अमेरिका में या यूरोप में, उनको अगर छोड़ दे तो भारत के इंस्टीट्यूट भी, प्राइवेट भी और सरकारी भी, अच्छी ही शिक्षा देते हैं। एक माइंडसेट भी है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि लोग विदेश की तरफ भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। वो भागने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। शिक्षा सबको मुफ्त मिलनी चाहिए, यह आधारभूत मौलिक अधिकार है हर मनुष्य का। नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन भारत में ना तो मुफ्त शिक्षा का कंसेप्ट कहीं लागू हो पा रहा है, ना ही टीचर्स और छात्र का रेशियो जो है वो कहीं लागू हो पा रहा है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं शिक्षा को? देखिए, शिक्षा चूँकि चुनावी मुद्दा नहीं बन पाती है और उसका राजनीतिक महत्व नहीं होता उस तरह से चुनाव में, इसलिए काम उतने तेज़ी से नहीं हो पाता है। लेकिन पहले से बेहतरी हुई है, और इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो एक्टिव हैं। सरकार को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो धीरे धीरे चीज़ें, मुझे लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इस पर जितना ज़्यादा सामाजिक लोगों के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी और राजनीतिक जो लोग हैं उनके द्वारा भी काम होगा तो स्थितियाँ बेहतर होंगी। यूनिस जी ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया, दर्शकों को याद दिला दूँ। इन्होंने कहा कि शिक्षा चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कोई भी चीज़ चुनावी मुद्दा नहीं बनता है, उसका महत्व राजनीतिक रूप से शून्य हो जाता है। एक चीज़ मुझे लास्ट में करना है कि आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं मुचकुंद दुबे जी के कार्यक्रम को लेकर के, तो अगर आपके सामने नरेंद्र मोदी जी हों, नीतीश कुमार जी हों, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि एक तो थोड़ा सा राजनीति का जो स्वरूप दिया जा रहा है कि एक दल दूसरे दल वाले को ज़बरदस्ती जेल भेजने के लिए और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस तरह से कर रहा है। एक तो ये राजनीतिक इस तरह की कटुता रुकनी चाहिए, क्योंकि उससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब उस चीज़ को कम करेंगे तब आप देश के बारे में सोच पाएंगे। तो देश के बारे में आप जब सोचेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो ऐसा क्षेत्र है जिस पे आपकी नेचुरल है कि नज़र जाएगी और आप उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो नीतीश जी तो कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी सरकार भी शिक्षा मंत्री अच्छे लोगों को बनाए, शिक्षा के क्षेत्रों में अच्छे लोगों को लगाए और शिक्षा का विकास हो सके। लेकिन हम लोग तो जो देख रहे हैं कि जो पीएचडी स्कॉलर्स के भी जो स्कॉलरशिप्स वगैरह थी, उसके बजट में काफ़ी कटौती हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था भारत में रिसर्च के क्षेत्र में। तो पीएचडी स्कॉलर्स का जो कम किया गया है अनुदान वगैरह, उसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। और भी जो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, उसको भी काम को ठीक करने की ज़रूरत है। और स्मृति जी जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जाए, ठीक ठाक लोगों को बनाया जाए जिसको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान हो, वो कुछ काम कर सके। क्योंकि शिक्षा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारी इतनी बड़ी आबादी, अगर हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वो पूंजीवाद का शिकार हो जाएंगे और उनका जीवन जो है कभी सही अच्छे पैमाने पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम में क्या क्या करना है? ये तो एक स्मृति सभा है जो मुचकुंद दुबे जी के याद में हम लोग कर रहे हैं। चूँकि बिहार के शिक्षाविदों में वो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका योगदान था और उनका जो आयोग जिस आयोग में था उस आयोग का भी योगदान था। हम चाहते हैं
कि उस आयोग को फिर से एक्टिव करे और सरकार जो है समान शिक्षा प्रणाली इसको जो है बिहार में लागू करे। इसके लेके ये समझिए कि एक आवाज़ भी हम यहाँ से उठा रहे हैं और अपने जो हमारे नेता रहे हैं एक तरह से समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में मुचकुंद दुबे जी, उनको हम याद भी कर रहे हैं। लास्ट में आपका परिचय हम एक बार दर्शकों को फिर से देना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ यूनुस है और मेरा संबंध कांग्रेस पार्टी से है। वैसे मैं NAPM नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट जो है उसका बिहार राज्य संयोजक भी हूँ। आपके दादाजी शायद मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। जी, वो 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में चुनाव जो हुआ था, तो उस चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री का पद उस वक्त कहते थे, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री के पद के इक्विवेलेंट होता है, तो उस वक्त वो प्रधानमंत्री हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समरभूमि की ओर से। आया चीज़ों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताया उन्होंने कि शिक्षा को भारत में मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद। और अगर ये मुद्दा मुख्य रूप से नहीं बनता है शिक्षा का मामला, तो शिक्षा का स्तर भारत में दिन ब दिन घटता जाएगा। शिक्षा ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। इसी के साथ मैं समरभूमि से रोहित शर्मा, चैनल को लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।